गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिस्ट्री प्लस टू आर्ट हिस्ट्री लेसन सेकंड का 5 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो देखो, सब कोऑर्डिनेट एंड अदर साइड ट्रेड। तो 6th सेंचुरी की बात है, बीसी से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भू मार्गों का मानव जाल बिछा गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भू मार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैल गया है। शासकों ने प्राय इस मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जो भी राजा थे उनने, और वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यस, अगर शांति चाहिए तो बिल्कुल व्यापारिक चौकियां होगी जगह जगह, तो उनको मनी तो चाहिए। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। यस, पूरे ग्रुप में जाते थे, गिल्ड में रहते थे। एकले दोकले व्यापारी नहीं जाते थे, क्योंकि रास्ते में काफी फॉरेस्ट एरिया होता था और काफी प्लंडर मिलते थे। तो साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी थी। क्यों? बहुत ही चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज। तमिल भाषा में मत्स्य, थुवन और प्राकृत में सत्यवाहा और सेठी सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उसे निर्मित उत्पादन, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन एम्पायर की बात करते हैं, में काली मिर्च थी, मसाले, कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र पर पहुंचाया जाता था। सिक्के और राजा। तो हम बात करते हैं कॉइनेज एंड किंग। तो व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन में विनिमय दर, वस्तु विनिमय, जो आपने 10th में इकोम पढ़ा है, बार्टर सिस्टम है, एक आसान हो गया। पहले आइटम के बदले आइटम होता था, वस्तु के बदले वस्तु। अब सिक्के आ गए ट्रेड के लिए। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्के थे, जो सबसे पहले ढाले गए थे, प्रयोग में लाए गए थे। उसे पूरे महाद्वीप उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। यस, ये कहाँ पे किस कितने साल पहले के हैं, बने हुए हैं। हाथ सिक्कों पर बने प्रतीक, जो उनके सिंबल है, कौन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है। पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्कों जहां जारी किए। शासकों की प्रतिमा, शासकों की मूर्तियां मिली है। नाम के साथ सबसे बड़े सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने भी जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर, जो पूर्व एरिया है, क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था, कब्जा किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। उनके आधार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो जैसे क्षेत्रों के योद्धे, जो 1st सेंचुरी की बात करते हैं, कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों ने योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धों की व्यापार में रुचि, सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ सिक्के गुप्त राजा ने जारी किए थे। इनके आरंभिक जो सिक्के हैं, सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। उन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। तो कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, और जिससे
उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिससे दूरवर्ती व्यापार में लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन यंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्का का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका क्या अर्थ यह है कि इसके सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे, उनका किसी ने संग्रह करके नहीं किया गया। तो देखो ये सामने पिक्चर दिखा रखी है सिक्कों की। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मूल बातें। तो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकल जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे इतिहास, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख का क्या लिखा है अभिलेख पे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। तो हम ब्राह्मी लिपि, जैसे हम हिंदी संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है, ऐसे ही हिंदी संस्कृत भाषा की ऐसे ही ब्राह्मी लिपि का अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो 12वीं आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है ब्राह्मी लिपि। कब की बात करते हैं हम, आधुनिक भारतीय भाषाओं में, जो मॉडर्न इंडियन जो लैंग्वेज है उसकी बात करते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया गया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों से के नमूनों से तुलना शुरू की है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, और जबकि प्राचीन अभिलेख वस्तुत प्राकृत में लिखे हैं। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथवा अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला था। तो बस थैंक यू, गुड बाय, बस आज बस इतना ही।